नमस्ते एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर अपूर्वा और आज हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी की सीरीज के अगले वीडियो की तरफ पढ़ेंगे। ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं 2024 और 2025 के। अगर आपने वो नहीं देखे तो जाकर आप वो देख सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट, आप वीडियोस देख रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो आप ऐसा प्लीज़ मत करिए। डिस्क्रिप्शन से ही मुझे अगली वीडियो पोस्ट करने की इंकरेजमेंट मिलती है, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है जो 2023 का जो ये क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। इन ड्रोसोफिला द फेट ऑफ अर्ली ब्लास्टोमियर इज डिटरमाइंड बाय। सो अर्ली ब्लास्टोमियर्स मींस डिवीजन स्टार्ट होने के बाद जो कुछ भी सेल्स, जो कुछ भी ब्लास्टोमियर्स वहां पे है, उसका फेट मतलब वो सेल्स अब क्या फॉर्म करेगी, उसका फेट जो है वो डिटरमाइन करने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन में दिया है ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, सिग्नल स्पेसिफिकेशन और मैटरनल स्पेसिफिकेशन। तो ये 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है दैट इज नथिंग बट द मैटरनल स्पेसिफिकेशन। हमने इससे पहले भी मैटरनल टू जाइगोटिक ट्रांजिशन देखा है। सो दिस इज द केस ऑफ दिस ऑल्सो कि यहाँ पे जो है दिस इज द ब्लास्टोमियर ऑफ द ड्रोसोफिला। सो इस ब्लास्टोमियर में कौन सा पार्ट एंटीरियर बनेगा, कौन सा पार्ट पोस्टीरियर बनेगा, ये डिटरमाइन करने के लिए कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब एंटीरियर पार्ट में हाई लेवल ऑफ बाइकॉइड का एक्सप्रेशन होता है, जो एंटीरियर पार्ट आगे जाके कन्वर्ट होता है। सो स्पेसिफिक हेड एंड थोरासिक स्ट्रक्चर के लिए बाइकॉइड रिस्पॉन्सिबल होता है। इंटरमीडिएट जो मिडिल पार्ट है, जो आगे जाके थोरासिक पार्ट में कन्वर्ट होगा, विच इज स्पेसिफाई फॉर द थोरासिक रीजन, एब्डोमिनल रीजन एंड अदर मिड बॉडी पार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट। पोस्टीरियर पार्ट को स्पेसिफाई करने के लिए नैनोज का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना जरूरी है, जो पोस्टीरियर पार्ट को डिटरमाइन करता है। तो स्पेसिफिक पोस्टीरियर एब्डोमिनल स्ट्रक्चर एंड द पोल सेल्स। सो ये जो नैनोज है, मिडिल पार्ट है या फिर बाइकॉइड है, दिस आर द फैक्टर्स विच इज सिक्रेटेड बाय दिस ब्लास्टोमियर। और वो जो सिक्रेशन है या ये पार्ट, ये प्रोटीन सिक्रेट करने वाले जो एमआरएनए है या फिर जो प्रोटीन है वो ऑलरेडी इस ब्लास्टोमियर में प्रेजेंट होते हैं। सो इसीलिए हम कहते हैं मैटरनल जीन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सो मैटरनल मार्फोजेनिक ग्रेडियंट्स, सो एंटेरियर टू पोस्टीरियर बाइकॉइड का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाता है और पोस्टीरियर टू एंटेरियर अगर हम देखें तो नैनोस का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाता है। सो दिस इज द 2 फैक्टर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटेरियर एंड पोस्टीरियर एक्सिस डिटर्मिनेशन in early blastomeres. So the fate of blastomere is determined by the maternal determinant already present in the egg cytoplasm. So this is nothing but the maternal, that is predetermined specification. So अगर हम reason देखें, so in Drosophila early blastomere is determined by the maternal effect genes and the morphogenic gradient present in the egg cytoplasm. Hence it is a maternal specification. अगर हम की पॉइंट्स के बारे में देखिए, सो इन ड्रोसोफिला अर्ली ब्लास्टोमियर जो है दैट रिसीव द पोजिशनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मैटरनल इफेक्ट जीन्स विच डिपॉजिटेड इन द एग। सो ये जो मैटरनल इफेक्ट जीन्स होते हैं वो ऑलरेडी उस ब्लास्टोमियर्स में प्रेजेंट होते हैं। दिस मैटरनल डिटर्मिनेंट्स फॉर्म्स द मार्फोजन ग्रेडियंट। सो ये जो मैटरनल डिटर्मिनेंट्स है ये एक मार्फोजेनिक ग्रेडियंट जनरेट करता है, मतलब हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन जनरेट करता है along the anterior and posterior axis. The blastomere interrupt this gradient and adapt a specific fate. So because of this gradient, blastomere एक specific fate determine करता है. Hence this fate is determined by the maternal cytoplasmic factor, not by the intracellular signaling. So in Drosophila, the fate is present by the mother. So ये जो early fate है वो मदर से डिटरमाइन होता है, मतलब मैटरनल जीन से डिटरमाइन होता है। इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर अगर हम देखिए, सो दैट इज नथिंग बट द मैटरनल स्पेसिफिकेशन। आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। हम आगे बढ़ते हैं। जो है दैट इज रिलेटेड टू द चीक ग्रास्टुलेशन। सो हमने ग्रास्टुलेशन से बहुत क्वेश्चन ऑलरेडी देखे हैं और मैंने आपसे ये भी कहा है कि ग्रास्टुलेशन एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस क्वेश्चन में हमसे सिंपली ये पूछा है कि इन चीक द ग्रास्टुलेशन इन्वॉल्व द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ सेल टू। सो इनवर्ड मूवमेंट, ये जो की पॉइंट है या आपको यहाँ पे याद रखना है, ग्रास्टुलेशन मूवमेंट में अगर इनवर्ड मूवमेंट हो रहा है तो यहाँ पे ये पूछा है कि वो जो इनवर्ट मूवमेंट होता है वो क्या बनाता है, दैट इज क्या बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑप्शन में दिया है ब्लास्टोडर्म, योग, क्लीवेज फरो और प्रिमेटिव स्टिक। सो चिक में से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो होती है दैट इज नथिंग बट द प्रीमेटिव स्टिक का फॉर्मेशन होना, क्योंकि वही एक्सेस डिटरमाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर हम चिक का एक देखें, सो दिस इज द एरिया पेलुसिडा, primitive stick, cell migrating inwards and the Hansen's knot.
एंड दिस इज द पोस्टीरियर एंड दिस इज द एंटीरियर पार्ट. सो ये जो सेल है दैट मूव इनवर्ड, जो अंदर की तरफ जा रही है, दैट इज नथिंग बट द प्रिमेटिव स्टिक. सो है वो मूव करती है टू फॉर्मेशन ऑफ प्रिमेटिव स्टिक, द फॉर्मेशन ऑफ मेसोडर्म एंड एंडोडर्म ड्यूरिंग द ग्रास्टुलेशन. सो इसके कारण ही मेसोडर्म और एंडोडर्म का फॉर्मेशन होता है. So in chief, grastulation occur at the primitive stick. The cell ingress, that is move inward through the primitive stick to form a mesoderm and endoderm. So जिस पॉइंट से वो अंदर मूव करती है और एक स्टिक जैसा स्ट्रक्चर बनाती है, उसे हम कहते हैं primitive stick. So it started at the Hensis node and proceed anteriorly. So the blastoderm is a superficial cell layer and it is not a site of inward movement. So blastoderm, of course, blastoderm is not responsible for the inward movement. योग भी नहीं, or this is not a cleavage furrow. It's a stick is the path where the cell sneak inside. जो cell जो है वो inward movement करती है through the primitive stick. So gastrulation in the cheek involves the inward movement of cell through the primitive stick. Primitive stick is a gateway for the cell migration, जिसके कारण ही मेसोडर्म और एंडोडर्म का फॉर्मेशन होता है. आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन. सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर इज नथिंग बट द डी, दैट इज अ प्रिमिटिव स्टिक. आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन. हम आगे बढ़ते हैं. ये क्वेश्चन में 3 इवेंट्स दिए हैं, दैट इज नथिंग बट, चलिए एक बार देख लेते हैं. द फोल्डिंग ऑफ शीट ऑफ सेल, the migration of cell and apoptosis, all are the mechanism of. So कुछ चीजें दी है, अंडरफोल्ड होना, माइग्रेशन करना, एपोप्टोसिस करना, ये सारी चीजें कौन से प्रोसेस में आती है और कौन से मैकेनिज्म के अंडर आती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है. सो ऑप्शन में दिया है क्लीवेज पैटर्न. ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ क्लीवेज पैटर्न, क्योंकि क्लीवेज पैटर्न हमने देखे हैं. पैटर्न फॉर्मेशन, मार्फोजेनेसिस एंड डिफरेंशिएशन. तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है टू गेट अ फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन. सो इस पूरे इवेंट में कोई फंक्शन गेन करना नहीं आ रहा है, सो इसलिए हम डी इवेंट को भी यहाँ से क्या कर लेते हैं, एलिमिनेट कर लेते हैं. यहाँ पे दिया है मार्फोजेनेसिस और पैटर्न फॉर्मेशन. अगर हम देखें, सो फोल्डिंग ऑफ शीट ऑफ द सेल्स, सो फोल्डिंग ऑफ एपिथेलियल शीट फ्रॉम द स्ट्रक्चर such as neural tube formation, that is nothing but the neurulation. Migration of cell, that cell move from one region to another region from new structure and tissue. Along with that apoptosis. अगर हम हमारे फिंगर्स देखें तो फिंगर्स के बीच में हमें कोई स्किन नहीं होती, वो जो स्किन होती है वो रिमूव कर दी जाती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ apoptosis. So apoptosis is nothing but the programmed cell death during the development. के लिए मैं वो एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ कि हमारे फिंगर्स में से जो स्किन है वो रिमूव कर दी जाती है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट. सो द प्रोग्राम सेल डेथ रिमूव द अननेसेसरी सेल स्ट्रक्चर दैट रिमूव द इंटरडिजिटल टिश्यू इन द डिजिट्स. तो हमारे फिंगर्स के बीच में, हमारे डिजिट्स के बीच में जो स्किन होती है वो रिमूव कर दी जाती है. दिस इज ऑल्सो द प्रोसेस अंडर द एपोप्टोसिस कंडीशन. सो ये जो सारे कंडीशंस है वो किस प्रोसेस के अंडर आते हैं. सो टुगेदर दिस प्रोसेस इज जनरेटेड द शेप एंड द फॉर्म टू द एम्ब्रियो. सो शेप एंड फॉर्म्स ऑफ द एम्ब्रियो दे रहे हैं, इसका मतलब वो मार्फोजेनेसिस के प्रोसेस के अंडर आते हैं, इसलिए हम कहते हैं इसे मार्फोजेनेसिस. द फोल्डिंग ऑफ शीट, माइग्रेशन ऑफ सेल एंड एपोप्टोसिस आर द ऑल मैकेनिज्म हेल्पिंग द शेप एंड फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, दैट इज नथिंग बट द मार्फोजेनेसिस. So morphogenesis generates the shape and the form of tissue and organ. It's involved in coordinate cell movement, cell shape changes, and apoptosis, folding of epithelial cell such as in the formation of neural tube, cell migration, and programmed cell death captures the embryo. So this is a morphogenesis. Morpho means shape, generation means formation. So formation of body shape, that is nothing but the morphogenesis. So I hope you got this question. So इसीलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है मार्फोजेनेसिस. सो चलिए आगे बढ़ते हैं. जो क्वेश्चन है ये प्लांट डेवलपमेंट से पूछा गया है. सो क्वेश्चन में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट इन प्लांट इज नॉट करेक्ट. सो यहाँ पे इन शॉर्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये क्वेश्चन में पूछा है. सो मोस्टली हम जो पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक है, दैट इज नॉर्मल टाइप ऑफ एम्ब्रियो, जो बहुत बार हमने बचपन से ये एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, उससे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हमसे पूछा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है. अगर हम नॉर्मल एम्ब्रियो देखें तो एम्ब्रियो में 2 एंड्स होते हैं, माइक्रोपाइल एंड होता है और एक चलाइजल एंड होता है. माइक्रोपाइल एंड में 2 सिनर्जिड्स प्रेजेंट होते हैं और एक जो है वो एक सेल प्रेजेंट होता है सेंट्रली.
अलॉन्ग विद दैट सेंट्रल सेल प्रेजेंट होता है, वो एक ही सेंट्रल सेल प्रेजेंट होता है, उसमें दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है, और एंटीपोडल सेल जो है वो यहाँ पर एंटीपोडल सेल प्रेजेंट होता है। इसलिए इस पूरे स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो यहाँ पे 7 सेल्स प्रेजेंट है अलॉन्ग विद 8 न्यूक्लियाई, क्योंकि सेंट्रल सेल में दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। अगर हम स्टेटमेंट को पढ़े तो एम्ब्रियो सैक इज मोस्टली अ 7 सेल स्ट्रक्चर, सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो एम्ब्रियो है ये भी 7 सेल से बना हुआ है, सिनर्जिड के 2 सेल्स, एक सेल का एक, उसके बाद ये जो सेंट्रली है वो एक सेंट्रल सेल है इसलिए एक सेल, और एंटीपोडल के 3 सेल, सो 3 4 5 6 और 7, सो 7 सेल से ये बना हुआ है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारा करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट अगर हम देखें, दैट इज अ प्लम्बागो टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इज डिराइव फ्रॉम द 4 मेगास्पोर न्यूक्लिया। सो दिस इज द केसेस की जो पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो है वो डिराइव्ड होता है चलाइजल एंड के न्यूक्लियाई से, लेकिन जो प्लम्बागो टाइप का जो एम्ब्रियो होता है दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम द 4 मेगास्पोर न्यूक्लिया। सो दिस इज ऑल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट, जो बी स्टेटमेंट दिया है, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, दैट इज plemago type of जो embryo है that is derived from the 4 megaspore nuclei, so this is also the correct statement, that is B। अगर हम थर्ड स्टेटमेंट देखें, that synergids are the elongated cell present at the micropyle end of the embryo sac। अगर हम यहाँ पर देखें तो दिस इज द सिनर्जिड्स, सो सिनर्जिड्स से प्रेजेंट होते हैं वो माइक्रोपाइल एंड पे प्रेजेंट होता है और वो इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है सी स्टेटमेंट, दैट इज ऑल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट। अगर हम डी स्टेटमेंट को देखिए, दैट इज पॉलीगोनम टाइप of embryo sac is derived from the micropyle megaspore of the treated and it is 8 nuclei। so है कि 4 मेगास्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उन 4 मेगास्पोर में से जो मेगास्पोर चलाइजल एंड में प्रेजेंट होता है वो मैच्योर्ड होके एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। इस स्टेटमेंट में दिया है माइक्रोपाइल मेगास्पोर, सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। माइक्रोपाइल मेगास्पोर जो है वो मैच्योर्ड एम्ब्रियो में कन्वर्ट नहीं होता, जो चलाइजल एंड के पास जो एम्ब्रियो होता है वो कन्वर्ट होता है और बनाता है 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो। सो मोस्ट दिस इज द केसेस कि 4 मेगास्पोर प्रेजेंट होते हैं जिसे हम ट्रीटेड कहते हैं, उनमें से जो मेगास्पोर चलाइजल एंड में होता है वो डेवलप्ड होता है पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक में, नॉट द एम्ब्रियो विच इज प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलेट। इसलिए इसमें सिर्फ माइक्रोपाइल ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग दिया है, चलाइजल दिया होता तो ये स्टेटमेंट भी सही होता, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज नथिंग बट द डी। अगर हम बाकी स्टेटमेंट के बारे में यहाँ पे पढ़ ले तो इट इज अ की, इट इज डेवलप फ्रॉम द वन फंक्शनल चलाइजल मेगास्पोर, सो चलाइजल मेगास्पोर से वो डेवलप्ड होता है। मैच्योर एम्ब्रियो सैक जो होते हैं उसके पास 7 सेल होता है और 8 न्यूक्लियाई होता है, और प्लिमैगो टाइप is derived from the 4 megaspore nuclei, so वो 4 megaspore nuclei से क्या होता है फॉर्म होता है। सो पॉलीगोनम टाइप जिसमें 7 सेल 8 न्यूक्लिया होता है, 3 एंटीपोडल सेल्स, 2 पोलर न्यूक्लियाई, 1 एक सेल और 2 सिनर्जिड सेल्स। सो द रीजन इज द पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इज डेवलप्ड फ्रॉम द चलाइजल मेगास्पोर, नॉट द माइक्रोपाइल मेगास्पोर, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज नथिंग बट द डी। आई होप यू गॉट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। हम आगे बढ़ते हैं। अगले जो क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू द 2022। अगर हम देखें तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी से बहुत बार जो क्वेश्चन डेवलपमेंटल बायोलॉजी से 2024-2025 मतलब 24 के बाद ज़्यादा क्वेश्चन आना शुरू हो गए। 24 के पहले डेवलपमेंटल बायोलॉजी से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, इसीलिए 2020 से 2023 तक के जो भी डेवलपमेंटल बायोलॉजी के क्वेश्चंस है वो मैं इसी पर्टिकुलर वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँगी। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आपको इससे हेल्प हो रही है तो प्लीज़ और जाकर मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए, रेफरेंस टू द प्लांट्स गाइनोजेनेसिस इज रेफर्स टू, सो व्हाट इज अ गाइनोजेनेसिस? गाइनोसियम, डेवलपमेंट ऑफ गाइनोसियम, development of haploid plant from the egg cell of unfertilized female gametophyte in vitro, और development of an ovary। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज नथिंग बट द डी। ये जो टॉपिक है वो समवॉट अप्लाइड बायोलॉजी में भी आता है जिसमें हम प्लांट टिश्यू कल्चर को देखते हैं, लेकिन एम्ब्रियो है इसलिए ये क्वेश्चन मैंने इसी में डाल के आपको दिया है। सो गाइनोजेनेसिस प्लांट में क्या होता है, व्हाट इज एग्जैक्टली द गाइनोजेनेसिस, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। सो गाइनोजेनेसिस द डेवलपमेंट ऑफ हैप्लॉइड प्लांट, हैप्लॉइड प्लांट मतलब सिंगल न्यूक्लियस से
एम्ब्रियो में सिंगल न्यूक्लियस होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, और उस विदाउट फर्टिलाइज्ड एग से ही, मतलब विदाउट फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो से ही अगर प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे हम कहते हैं गाइनोजेनेसिस फ्रॉम द एग सेल ऑफ एन अनफर्टिलाइज्ड फीमेल गैमेटोफाइट इन विट्रो। इन विट्रो मतलब हम लैब में ये सारी प्रोसेस कर रहे हैं। सो दिस इज एन इन this is an unfertilized ovule, that is ovule containing an unfertilized female gametophyte. आइसोलेशन ऑफ एक सेल, जहाँ से हमने एक सेल को आइसोलेट कर लिया, यहाँ पे सिर्फ एक सेल है, द एक सेल इज आइसोलेटेड फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड फीमेल गैमेटोफाइट। उसके बाद उसका इन विट्रो कल्चर किया है, मतलब पेट्री डिश में कल्चर में उस पर्टिकुलर एम्ब्रियो का कल्चर हमने किया है। सो जो एक सेल है दैट कल्चर्ड ऑन द सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम। उसके बाद इस एम्ब्रियो से जो प्लांट जनरेट हो रहा है दैट इज द हैप्लॉइड प्लांट। हैप्लॉइड प्लांट मतलब सिंगल न्यूक्लियस से वो प्लांट जो है वो जनरेट हुआ है विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसलिए उसे हम कह रहे हैं हैप्लॉइड प्लांट। सो द डेवलपमेंट ऑफ हैप्लॉइड प्लांट, दैट इज ओनली द एन न्यूक्लिया इज प्रेजेंट इन द plant disease. So no fertilization occurs. This egg cell is developed from the parthenogenetically into the haploid plant. So the gynogenesis is the development of haploid plant from an egg cell of an unfertilized female gametophyte in vitro without fertilization. So उसे हम कहते हैं gynogenesis. So gynogenesis is a type of apomixis, that is asexually reproduction through the seeds. So without fertilization जो plant form हो रहा है उसे हम कह रहे हैं gynogenesis की process. It's occur in vitro by culturing the egg cell of an unfertilized ovule. The resulting plant is haploid as a development without fertilization. Example is dhatura, nicotina, barley, maize जो है वो plant. These are the examples of some plants, that is haploid plant. So gynogenesis जो है वो एक सेल से फॉर्म होती है, अनफर्टिलाइज प्रोसेस है, इन विट्रो कल्चर से हैप्लॉइड प्लांट का फॉर्मेशन होगा, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं गाइनोजेनेसिस। आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। गाइनोजेनेसिस की प्रोसेस एक सेल से होती है, ये आपको याद रखना है, राइट। सो थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते। स्पर्मेटोजेनेसिस। सो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म की जो प्रोसेस है उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा है। आपने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। सो ऐसी कौन सी चीज़ है जो स्पर्मेटोजेनेसिस के रिलेटेड सही नहीं है। सो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस क्या है, पहले हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। द 4 गैमेट्स आर फॉर्म्ड पर मियोसिस। Sex chromosomes are excluded from the recombination and transcription during the first meiotic prophase. Meiosis occurs continuously in mitotically dividing stem cells. Differentiation of gamete occurs while the diploid during the first meiotic prophase. So spermatogenesis की process मतलब formation of sperm, जिसे हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसमें पहले होती है स्पर्मेटोगोनियम जो कि 2n होती है। इसमें कंटिन्यूसली मियोसिस होता है ताकि नंबर्स बढ़ सके स्पर्मेटोगोनियम का। नंबर बढ़ने के बाद ये जो सेल्स है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाती है बाय द मियोटिक डिवीजन। उसके बाद ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोटिक डिवीजन होती है। मियोसिस मतलब रिडक्शनल डिवीजन, जहाँ पे ये 2n क्रोमोसोम है वो n में कन्वर्ट हो जाएंगी और फॉर्म करेंगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये अब फिर मियोसिस में जाएंगे, दैट इज सेकेंड मियोटिक प्रोसेस, और वो फॉर्म करेंगी स्पर्मेटिड्स को। ये स्पर्मेटिड्स जो होते हैं वो इनमैच्योर स्पर्म होते हैं क्योंकि वो मोटाइल नहीं होते। ये जो स्पर्म्स है वो फिर मोटिलिटी गेन करेंगे, मतलब उनमें फ्लैजेला का जनरेशन होगा और कुछ बाकी चीज़ों में चेंजेस आएंगे, लाइक ऑर्गेनलीज जो है वो श्रिंक हो जाएगी, हेड का फॉर्मेशन होगा। तो ये सारी जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। सो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है यहाँ तक। उसके बाद जो है ये प्रोसेस उसे हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, जिसमें स्पर्मेटिड से फॉर्म होता है स्पर्मेटोजोआ, उसे हम कहते हैं स्पर्म। सो दिस इज द मोटाइल स्पर्म। अगर हम यहाँ पे देखें तो एक स्पर्मेटोगोनियम जो है वो एट द एंड 4 स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करके हमें देता है। अगर हम यही प्रोसेस oogenesis में देखें तो एक ooगोनियम से एक ही एक का फॉर्मेशन होता है, लेकिन स्पर्म में एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है। अगर हम की पॉइंट्स देखें तो 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस ए 4 हैप्लॉइड स्पर्म। सो दिस इज अ 1 स्पर्मेटोगोनियम प्रोड्यूस ए 4 sperms. X and Y chromosome undergoes meiotic sex chromosome inactivation during the prophase 1.
उसके बाद जो है दैट इज मियोसिस ऑक्यूर प्राइमरीली इन स्पर्मेटोसाइट्स नॉट कंटिन्यूसली इन द स्टेम सेल। जो मियोटिक की प्रोसेस होती है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में होती है। इट इज़ नॉट कंटिन्यूसली इन स्टेम सेल्स। वो कंटिन्यूसली स्टेम सेल्स में मियोटिक की डिवीजन नहीं होती। सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट कि मियोसिस ऑक्यूर इन द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोटिक वन की डिवीजन कंटिन्यूसली नहीं होती। उनका नंबर इंक्रीज करना हो तो माइटोटिक डिवीजन होती है, नॉट इन द केस ऑफ मियोटिक डिवीजन। एंड स्पर्मियोजेनेसिस इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ हैप्लॉइड स्पर्मेटिड इनटू द स्पर्म। सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस जो है वो मोटाइल स्पर्म फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। दैट इज वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड स्पर्म। सो meiosis occur in primary spermatocyte, not in mitotically dividing spermatogonium stem cells. सो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट 4 gametes are formed per meiosis. This is the correct statement. Sex chromosome are excluded from the recombination and transcription during the first meiotic prophase phase. This is also the correct statement. Meiosis occur continuously in mitotic dividing cells. So this is the wrong statement. Meiosis continuously नहीं होता, meiosis primary spermatocytes में होता है, not in the mitotically dividing spermatogonial stem cells. So differentiation of gamete occur while the differentiation of gamete occur while in the diploid during the first meiotic prophase. So this is also the correct statement. जहाँ पे जो wrong statement दिया है that is the C, that is meiosis occur continuously in mitotically dividing stem cells. So इसलिए इस question का जो answer है that is nothing but the C. I hope you got this question. हम आगे बढ़ते हैं है that is related to the plant developmental biology. इस क्वेश्चन में पूछा है when the somatic cells of ovule directly form an embryo the phenomena is called. एक सेल से अगर डेवलपमेंट हो रही है एम्ब्रियो की और उसके बाद प्लांट की डेवलपमेंट हो रही है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? डिप्लोस्पोरी, एपोस्पोरी और पार्थिनोजेनेसिस. सो विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है तो दैट इज नथिंग बट पार्थिनोजेनेसिस. यहाँ पे अगर हम देखें तो सोमैटिक सेल्स से अगर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? सो सोमैटिक सेल्स ऑफ ओवल इज डायरेक्टली फ्रॉम एन एम्ब्रियो. सो द ओवल दैट इज एलएस ऑफ ओवल, न्यूक्लियाई जो प्रेजेंट है दैट इज सोमैटिक सेल, उसको हमने लिया है सोमैटिक सेल्स बिकम एन embryogenic. So embryo development directly from the somatic cells और उसके साथ हमने क्या कर दिया? प्लांट का फॉर्मेशन कर दिया. उस प्रोसेस को हम कहते हैं एपोस्पोरी. So embryo formation from the somatic cells of ovule without meiosis and fertilization, this is nothing but the apospory. So in apospory, somatic cells of ovule, that is nucleus or integuments, from an embryo directly, no meiosis, no fertilization involved, result in the production of haploid or a diploid plant depending on the cell type is involved, occur naturally in some species and are used in plant breeding for the clonal propagation. Clonal propagation मतलब जैसा प्लांट है वैसे के वैसा ही हमें चाहिए, तो उस प्रोसेस में हैप्लॉइड प्लांट का फॉर्मेशन किया जाता है बाय यूजिंग द सोमैटिक सेल्स. सो जैसे डॉली का फॉर्मेशन भी सोमैटिक सेल्स से हुआ था, लाइक दैट. सो यहाँ पर अगर हम देखें सो सोमैटिक सेल का यूज करके हम प्लांट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है एपोस्पोरी. इसीलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है दैट इज नथिंग बट द सी. I hope you got this question. 20 का क्वेश्चन अब हम देख रहे हैं. डेवलपमेंटल बायोलॉजी के 2020 के क्वेश्चन अब हम देखेंगे. 2022 में जो क्वेश्चन पूछा था दैट इज रिलेटेड टू द गाइनोजेनेसिस. ये क्वेश्चन पूछा है एंड्रोजेनेसिस से. सो सेम क्वेश्चन है, सिर्फ हमने वहाँ पे जो है वो फीमेल ऑर्गन लिया था, यहाँ पे हम मेल ऑर्गन को लेंगे, राइट. दिस इज नथिंग बट एंड्रोजेनेसिस. और इसमें भी हम हैप्लॉइड प्लांट का ही फॉर्मेशन करेंगे, इसलिए यहाँ पे भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. सो व्हाट इज एग्जैक्टली द एंड्रोजेनेसिस in the plants refers to development of androecium, development of anther, development of haploid embryo from the microspore or the pollen in vitro, and initiation of androecium. So हमें पता है इस पर्टिकुलर का क्वेश्चन है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज नथिंग बट द सी, दैट डेवलपमेंट ऑफ haploid embryo from an microspore or the pollen sac. So this is the anther, दैट इज द मेल पार्ट, जहाँ से हम ले रहे हैं माइक्रोस्पोर या फिर पोलन ग्रेन, उसको इनविट्रो कल्चर करेंगे और उससे हम क्या करेंगे? हैप्लॉइड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेंगे और प्लांट का फॉर्मेशन करेंगे, जो प्लांट हैप्लॉइड होगा. सो नो फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व, एम्ब्रियो डेवलप्ड डायरेक्टली फ्रॉम एन माइक्रोस्पोर और अ पोलन.
this is nothing but the androgenesis. So androgenesis is a form of asexual reproduction in plant where the haploid embryo are produced from a microspore or the pollen grain under an in vitro condition. So key point यहाँ पे है that is occur through the microspore embryogenesis. No fertilization is involved in it. Result in the haploid plant, useful in plant breeding and genetic study. So this is all about the androgenesis, different from an gynogenesis, which used for the female genetic cell. So गाइनोजेनेसिस में हम फीमेल गैमेटिक सेल यूज कर रहे हैं, एंड्रोजेनेसिस में हम एंथर्स का यूज कर रहे हैं. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एंड्रोजेनेसिस एंड गाइनोजेनेसिस. आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन. हम आगे बढ़ते हैं. सेकेंड क्वेश्चन जो 2020 में आया हुआ है रिलेटेड टू द डेवलपमेंटल बायोलॉजी. ये जो क्वेश्चन है वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में भी इंक्लूड होगा. अलॉन्ग विद दैट ये जो क्वेश्चन है वो एनिमल फिजियोलॉजी में भी इंक्लूड होगा. सो आप कहीं पर भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. मैंने ये क्वेश्चन इस पर्टिकुलर यूनिट में लिया है. सो द ट्रांजिशन फ्रॉम माइटोटिकली डिवाइडिंग स्पर्मेटोगोनिया टू द मियोटिकली डिवाइडिंग स्पर्मेटोसाइट इज प्रोमोटेड बाय. सो जो ट्रांजिशन है माइटोटिकली डिवाइडिंग स्पर्मेटोगोनिया, हमने प्रोसेस देखी थी जहाँ पे स्पर्मेटोगोनियम माइटोसिस की प्रोसेस फॉलो करता है, उसके बाद वो मियोसिस की प्रोसेस फॉलो करता है. सो ये जो ट्रांजिशन है वो कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है इस ट्रांजिशन के लिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा है. ऑप्शन में दिया है नर्वस ग्रोथ फैक्टर, रेटिनोइक एसिड, स्टेम सेल फैक्टर और ग्लिया डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर्स. सो रेटिनोइक एसिड जो है दैट प्रमोट करता है मियोटिक इनिशिएशन, जहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया जो माइटोटिक डिवीजन करके सेल्फ रिन्यूअल की प्रोसेस कर रही थी उसके पास रेटिनोइक एसिड का सिग्नल आता है. सो रेटिनोइक एसिड बाइंड होता है इस पर्टिकुलर रिसेप्टर से, दैट इज रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर से, और दैट इंड्यूस द STRA8 जीन का एक्सप्रेशन. सो उस एक्सप्रेशन के कारण जो स्पर्मेटोगोनिया जो माइटोटिकली डिवाइड कर रही थी अब वो मियोसिस में एंट्री करती है. सो द मियोटिक initiation होता है by the because of the retinoic acid. So retinoic acid is the key signals that trigger the transition from mitotically dividing spermatogonia into the meiotically dividing spermatocytes. So retinoic acid जिसे हम विटामिन ए के डेरिवेटिव्स भी कहते हैं that induce the expression of STRA8 that is stimulated by retinoic acid gene 8. In a differentiating spermatogonia, that is STRA8 is essential for the meiotic entry and trigger the transition to the meiotically dividing spermatocytes. So key point यहाँ पे ये याद रखने हैं कि retinoic acid जो produce होता है because of the Sertoli cells which activate the STRA8 expression, initiate the meiosis in the testes, essential for the normal spermatogenesis. Retinoic acid is the vitamin A derivative. So without retinoic acid signaling, spermatogonia fail to enter in the meiosis, leading to the impaired infertility. So this is very important case कि अगर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ही नहीं बनेंगे तो there is no chances to formation of the sperm. इसलिए इस प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए रेटिनोइक एसिड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो दिस इज द क्वेश्चन. आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है दैट इज बी, रेटिनोइक एसिड. सो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस मैंने यहाँ पर आपको समझा दी थी, इसलिए मुझे ये लगा कि ये क्वेश्चन समझना यहाँ पर ज़्यादा आसान होगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे पुट ऑन कर दिया है. अगर आपको कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन के रिलेटेड या फिर कोई भी क्वेश्चन के रिलेटेड आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्वेश्चन. इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने 2023 से 2020 तक के सारे डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं. यू वी आर कंप्लीट द डेवलपमेंटल बायोलॉजी सीरीज from 2025 to 2020. I hope you find it useful. If you think my videos are useful to you, then please don't forget to subscribe my channel. आपका एक सब्सक्रिप्शन भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही मुझे मोटिवेट करता है अगला वीडियो बनाने के लिए. सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग. बाय बाय.